हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी एकदम ठीक होंगे। मैं दलीप चेनानी आपका स्वागत करता हूं ज्ञान सागर क्लासेस के अंदर। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सीएमए फाउंडेशन का न्यू बैच। सीएमए फाउंडेशन के बारे में बात करें तो आपका जो सिलेबस है और जो आपके सब्जेक्ट है वो 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किए गए हैं, जिसके अंदर आपका आता है मैथ्स, अकाउंट्स, लॉ एंड इकोनॉमिक्स। इन चारों सब्जेक्ट के बारे में जब हम लोग बातचीत करते हैं तो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं पेपर नंबर 2, जिसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सबसे पहले हम लोग हमारे कंटेंट को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा पेपर है फाउंडेशन का, वो पेपर आता है 100 मार्क्स का। इन 100 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आते हैं 50 एमसीक्यू, ईच एमसीक्यू 2 मार्क्स। किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग हमारे कंटेंट के अंदर नहीं होती है। एमसीक्यू बेस्ड है हमारा पूरा का पूरा फाउंडेशन, ओएमआर बेस्ड जो कि हमारा एग्जाम होता है, राइट। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आप लोगों के साथ डील करूंगा पेपर नंबर 2, जो कि डील करता है फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसे ही बात की जाती है फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में पेपर नंबर 2 के, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से तो आप अवेयर हैं, बट कॉस्ट अकाउंटिंग आपके लिए एकदम न्यू है। न्यू तो है, लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि आप लोग कर रहे हैं सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, फुल फॉर्म। तो इन फ्यूचर जब आप सीएमए बनेंगे तो सीएमए का जो मेन वर्क है वो भी रिलेट किससे करेगा, कॉस्ट से। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे सीएमए इंस्टीट्यूट ने हमारे सिलेबस के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो दी ही दी, साथ में एक जनरल इंट्रोडक्शन हमें दिया है कॉस्ट अकाउंटिंग का, राइट। सिलेबस के बारे में बात करूं तो फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के सिलेबस को सीएमए इंस्टीट्यूट ने डिवाइड कर रखा है 3 पार्ट्स के अंदर। पहला पार्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट के अंदर, सॉरी 3 पार्ट्स के अंदर। एक तो बेसिक वाला पार्ट है, दूसरा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, और तीसरा पार्ट है स्पेशल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। मैंने आपको कहा कि जो फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फाइनेंशियल वाले पार्ट को एक बेसिक, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक स्पेशल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, और ओवरऑल जो पार्ट है वो 2 पार्ट्स के अंदर है, जिसके अंदर एक पार्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड। जैसा कि आप सिलेबस मॉड्यूल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, पेपर नंबर 2 कॉर्पोरेट फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग 2022 हमारा जो सिलेबस है, इसके अंदर हमारे मॉड्यूल को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट के अंदर। पहला है फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग और दूसरा है फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट। बात करें मार्क्स के पार्ट में तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारा है 70 मार्क्स का और कॉस्ट अकाउंटिंग है हमारा 30 मार्क्स का। इस 70 मार्क्स की बात करें तो हो गए टोटल हमारे 35 क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने आपको बताया हर क्वेश्चन 2 नंबर का आता है,
तो 35 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन होगा 2 नंबर का, तो टोटल हो गए 70 मार्क्स। वैसे ही बातचीत करूं कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में, तो कॉस्ट अकाउंटिंग 30 मार्क्स की है, तो यहां से हमें देखने को मिलेंगे 15 क्वेश्चंस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो 70 मार्क्स हैं, इसके अंदर 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है। एक तो बेसिक अकाउंटिंग, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला पार्ट, और एक हम लोगों को दे रखा है स्पेशल ट्रांजैक्शन वाला पार्ट। जो बेसिक वाला पार्ट है ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है अराउंड 30 मार्क्स का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला पार्ट पूछा जाता है 25 मार्क्स का, और स्पेशल ट्रांजैक्शन का पार्ट पूछा जाता है 15 मार्क्स का। अब बेसिक के अंदर क्या क्या चैप्टर्स हैं इनके बारे में बातचीत करें, तो बेसिक अकाउंटिंग के अंदर हम लोगों को देखने को मिलते हैं हमारी 11th से रिलेटेड कुछ चैप्टर्स, जैसे अकाउंट्स का कंसेप्ट, अकाउंट्स के फंडामेंटल, जनरल एंट्रीज, लेजर, अकाउंटिंग इक्वेशन, जी हां अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। जो बेसिक 11th की अकाउंट्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं वो वाला पार्ट हम लोगों को देखने को मिलता है बेसिक के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं मॉड्यूल 1 के अंदर सबसे पहले हमें बता रखे हैं अकाउंटिंग फंडामेंटल्स। अकाउंटिंग फंडामेंटल्स में आपके आ गए इनका फ्रेमवर्क क्या है, अकाउंट का प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कंसेप्ट्स क्या हैं, कन्वेंशंस क्या हैं, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस आपको दिए गए हैं, अकाउंटिंग साइकिल आपको बताया गया है। देयर आफ्टर बेसिक के अंदर आपका आ गया जनरल एंट्रीज, इसी के अंदर आपकी ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज ऑल आर देयर। इसके बाद बात करें कैश बुक, बैंक बुक, पैटी कैश बुक, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो ये बेसिक पार्ट है जो कि आप 11th के अंदर रीड आउट करके आए हैं, बट यहां पे आपको देखने को मिलेगा एडवांस लेवल पर, राइट। ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट एंट्रीज, ये सारा का सारा 11th का हमारा पार्ट है। आगे बात करूं बेसिक जैसे 30 मार्क्स का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 25 मार्क्स का है, लेकिन 25 मार्क्स के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर 2 ही चैप्टर दे रखे हैं। एक तो दे रखा है फाइनल अकाउंट्स, जी हां सही सोच रहे हैं आप, 11th पार्ट 2 बुक के अंदर फर्स्ट चैप्टर फाइनल अकाउंट्स, सेकंड चैप्टर फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट हम लोगों ने पढ़े। तो फाइनल अकाउंट का एक चैप्टर आप लोगों को गिवन है, फाइनल अकाउंट के साथ साथ एक न्यू चैप्टर और इंसर्ट किया गया है जिसका नाम है फाइनल अकाउंट ऑफ एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों चैप्टरों का मिक्सअप है कितने नंबर का, 25 मार्क्स का। बात करें अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस के बारे में, तो अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन भी आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है, ये भी आप लोगों के लिए एकदम न्यू है। इसके अंदर हम लोगों को सबसे पहले पढ़ने को मिलेगा कंसाइनमेंट। सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपके फाउंडेशन की फाइनेंशियल अकाउंट्स का, सबसे पहले एकदम न्यू चैप्टर, देयर आफ्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। बेसिक बताऊं मैं, हम लोग स्टार्ट भी करेंगे कंसाइनमेंट के साथ ही। कंसाइनमेंट क्या होता है, जब कभी कोई भी पर्सन ओनर ऑफ गुड्स अपने गुड्स को किसी दूसरे पर्सन को देता है कि मेरे बिहाफ पे सेल कर और तू मेरे एजेंट के बिहाफ पे क्या करेगा, वर्क करेगा, तो इस तरीके के बिजनेस को हम लोग बोलते हैं कंसाइनमेंट। प्रिंसिपल ने अपना गुड्स दिया एजेंट को, तू मार्केट के अंदर जाकर के सेल करके आ, कंसाइनमेंट। बी जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप का ही एक्सटेंशन है, बट हम जानते हैं पार्टनरशिप के अंदर मैक्सिमम 50 मेंबर हो सकते हैं,
लेकिन ज्वाइंट वेंचर के अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स क्या होते हैं? अनलिमिटेड। पार्टनरशिप का ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता। जैसे ही मैं ड्यूरेशन फिक्स करने की बात करूंगा, किसी पर्टिकुलर पर्पस की बात करूंगा, तो वहां पे अपन किसके बारे में बात करेंगे? ज्वाइंट वेंचर के बारे में बातचीत करेंगे, राइट। तीसरा चैप्टर इसके अंदर हमें देखने को मिलता है बिल ऑफ एक्सचेंज। ये 3 चैप्टर हमें देखने को मिलते हैं 15 नंबर के। देखिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, मॉड्यूल 2 रिलेटेड टू अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन, जिसके अंदर 3 चैप्टर हैं। कौन कौन सा? कंसाइनमेंट, ज्वाइंट वेंचर, बिल ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद मैंने बात की थर्ड पार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, जिसके अंदर हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप हमने पढ़ा हुआ है। साथ ही साथ अब हमें देखने को मिलेगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट भी, राइट। ये है पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। काफी कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन इसके अंदर हम लोगों का अब है एमसीक्यू बेस और कुछ चैप्टर न्यू है, तो हमें और ज्यादा डिटेल के अंदर इसका करना होगा डिस्कशन, राइट। बात करूं इसका पार्ट बी, जो कि रिलेट करता है डायरेक्टली किससे? कॉस्ट अकाउंटिंग से। इसके अंदर कोई भी चैप्टर नहीं गिवन है, केवल इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग आप लोगों को गिवन है, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है 30 मार्क्स का। और कॉस्ट अकाउंटिंग देने के पीछे का रीजन है क्योंकि इंटर के अंदर जब मैं जाऊंगा फाउंडेशन पास करके, तो वहां पर कॉस्ट अकाउंटिंग डिटेल में बताई जाएगी, जो कि है 100 मार्क्स की। तो इसका पूरा का पूरा लिंकअप किससे है? इंटर से। यहां पे हमें केवल बेसिक कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, कौन कौन से फॉर्मेट बनते हैं, इतना सा ही हमें दिया हुआ है, राइट। तो ये था आपका सिलेबस। तो हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन का टॉपिक, और स्टार्ट करेंगे कंसाइनमेंट, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं कंसाइनमेंट। एक चैप्टर उठा रहे हैं जिसका नाम है कंसाइनमेंट। ऐसा ना हो कुछ स्टूडेंट बोले हमने सब कुछ लिख रखा है, ऐसा सोचना ही नहीं है। जो जो चीजें मैं समझाऊंगा, जिस मैनर में समझाऊंगा, उसी मैनर में लिखनी है वापस से, ठीक है। किसी भी चैप्टर को अगर मुझे पढ़ना है, तो उसको पढ़ने के लिए पहले मुझे क्या पता होना चाहिए कि आखिर उस चैप्टर में ऐसा क्या मिलने वाला है, राइट। तो उसको ध्यान में रखते हुए आज हम लोग मिलते हैं राम से। एक राम नाम का पर्सन है, और उस राम नाम का एक छोटे से विलेज के अंदर एक फैक्ट्री आउटलेट है। किसके घर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? राम के बारे में, जिसकी एक गांव के अंदर छोटी सी फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री के अंदर ये अपने फील्ड के अंदर, ये इसका एक छोटा सा क्या है? फील्ड है। इस फील्ड के अंदर ये खेती करता है एप्पल की, और इनको, इसका जो गांव है वो है जम्मू कश्मीर का, तो कश्मीर के अंदर ये कर देता है पूरे के पूरे प्रोडक्ट को सेल। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं ये एप्पल सबसे ज्यादा ग्रो कहाँ होते हैं? कश्मीर के अंदर ही ग्रो होते हैं। किस टाइम पे ग्रो होते हैं? ठंड के टाइम पे ग्रो होते हैं। उसके बाद इनको सेल करना स्टार्ट कर दिया जाता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, अभी इनकी फुल सेल होना स्टार्ट हो चुकी है, राइट। यही चीज कब तक बिक जाएगी? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक। अगस्त के बाद सितंबर से वापस से इनकी ग्रोइंग स्टार्ट हो जाती है। उसके अंदर मार्केट के अंदर क्या हो जाती है? इनकी सप्लाई हो जाती है कम।
डिमांड बढ़ जाती है तो इसके रेट भी क्या होते हैं, आसमान को छू रहे होते हैं। लेकिन जो एप्पल है इसको स्टोर किया जा सकता है स्टोर हाउस के अंदर। तो हमारा राम क्या करता है, एप्पल को सेल तो करता है जम्मू कश्मीर के मार्केट के अंदर, कश्मीर में, और इसके लिए जो ये फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के अंदर इसने क्या लगा रखी है, स्टोर हाउस बना रखा है, बहुत सारे डिफ्रिजरेटर लगा रखे हैं, उसके अंदर इनको क्या करता है, स्टोर करता है। और जैसे ही अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला मंथ आता है उसके अंदर बहुत अच्छे मार्जिन से उन्हें स्टोर किए हुए एप्पल को सेल करता है। लेकिन 2-3 साल तक इसने नोट किया कि एप्पल का प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मैं सेल उस क्वांटिटी के अंदर नहीं कर पा रहा हूं जितनी मेरे पास कैपेसिटी है। कहने का मतलब सप्लाई तो बहुत ज़्यादा है इसके पास, बट उस सप्लाई के लिए उसके पास डिमांड नहीं है। तो इसने सोचा एक काम करता हूं, मैं इन एप्पल को दूसरी जगह सेल करना स्टार्ट करता हूं। जैसे कि राजस्थान एप्पल ग्रो ही नहीं करता, तो इसको अब मैं कहां सेल करना स्टार्ट कर देता हूं, राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर एक स्टोर ले लेता हूं, उस स्टोर के अंदर मैं इनको भिजवाता रहूंगा, वहां से वो सेल करते रहेंगे। तो इसने राजस्थान के अंदर, इसका एक दोस्त था, उसको कॉल किया, बोला मेरा ये प्रोडक्ट तू सेल कर देना। बोला ठीक है कर दूंगा, लेकिन जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट आधा आधा बांटा जाएगा। भाई साहब, न तो तुमने ग्रो किया, न तुमने टेक केयर की, मेहनत सारी मेरी, और जो प्रॉफिट को आधा आधा बांटेंगे। करना चाहिए ऐसा काम? बिल्कुल नहीं। हमारा राम हो गया थोड़ा परेशान, क्या करूं। तो इसने क्या किया, जो इसका दोस्त था जिसका नाम क्या था, श्याम, श्याम के पास इसने एक स्पेस लिया। श्याम के पास राजस्थान के जयपुर के अंदर एक फैक्ट्री ली रेंट पे। राम को बोला तू वैसे ही फोकट वाला इंसान है, तू एक काम कर। क्या काम कर, इस फैक्ट्री के अंदर आकर के रेगुलर बैठना स्टार्ट कर। इसका जो रेंट है वो सारा का सारा रेंट करूंगा मैं पे। तेरे इसके अंदर फैक्ट्री के अंदर कोई भी क्लीनर लगाना है, सफाई करवानी है, कुछ भी करवाना है, वो सब खर्चा कौन करेगा, मैं बियर करूंगा। तेरे को तो केवल आना है, आकर के बैठना है। ग्राहक अगर तेरे से प्रोडक्ट परचेस करके लेके जाएं तो तू प्रोडक्ट को क्या कर देना, सेल कर देना। बोला काम तो मैं कर दूंगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा। तो राम ने ऑप्शन दिया, मैं तुझे कमीशन दूंगा जितनी भी तू सेल करेगा। मैं क्या करूंगा, मैं तुझे दूंगा कमीशन जितनी भी तू क्या करेगा, सेल करेगा। उसके बदले तू मुझसे क्या ले जाना, कमीशन ले जाना। ये काम करने को क्या हो गया, तैयार। इससे हमारे राम को क्या फायदा मिला, क्या इसको प्रॉफिट शेयर करना पड़ा, नहीं करना पड़ा। अल्टीमेट जो प्रोडक्शन वेस्ट हो रहा था उसकी सेल अब कहां स्टार्ट हो गई, राजस्थान में। सेल प्राइस भी मिल गया, साथ ही साथ जितना सेल कर रहा है उसके ऊपर कुछ कमीशन देना पड़ा। प्रोडक्शन वेस्ट जाना बेटर है, यहां पे प्रोडक्ट को सेल करना कमीशन के बियाफ पे बेटर है, कमीशन के बियाफ पे। अल्टीमेट राम ने ये काम क्यों किया, इधर राम का एक मेजर ऑब्जेक्टिव था। वो क्या करना चाहता था, इंक्रीज करना चाहता था अपनी सेल्स को। रिस्क किसकी थी, सारी की सारी। भैया जब खर्चा सारा का सारा मेरा तो रिस्क भी सारी की सारी मेरी। तो इसने क्या किया, सारी की सारी रिस्क भी ली, साथ ही साथ सारे के सारे एक्सपेंसेस को भी क्या किया, बियर किया। और इसने क्या किया, अपने एक दोस्त को अपॉइंट किया, और वो दोस्त क्या कहलाएगा, इसका एजेंट कहलाएगा।
मैं ऑनर, मैंने तेरे को कहा है प्रोडक्ट को सेल कर देना। और एजेंट को जब भी अपॉइंट किया तो एजेंट जितनी भी सेल करेगा उस सेल के बदले मैंने उसको क्या दिया? कमीशन दिया, राइट? और खुद क्या बन करके बैठ गया? प्रिंसिपल। और उसको क्या मिला? प्रॉफिट मिला। यही सारे काम हुए, लेकिन अल्टीमेट उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इंक्रीज। तो राम ने सेल को क्या करना चाहा? इंक्रीज। इंक्रीज करने के लिए सेल को इसने अपना गुड्स भेजा, और इस भाई साहब ने गुड्स को मार्केट के अंदर क्या किया? सेल किया। और जितना इसने सेल किया उस सेल के बदले राम की तरफ से इसको क्या मिलना स्टार्ट हो गया? कमीशन, राइट? यही वाली बात हुई। तो ऐसा बिजनेस का फॉर्मेशन जहां पर हमें क्या करनी हो? सेल करनी हो। सेल करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? एजेंट को अपॉइंट कर रहे हैं, और एजेंट हमारे प्रोडक्ट को क्या करवा रहा है? सेल करवा रहा है। और सेल करने के बदले हमसे क्या चार्ज कर रहा है? कमीशन। ऐसे बिजनेस को क्या बोलते हैं? कंसाइनमेंट। बात आई क्या समझ में? एग्जाम्पल था ये तो। अब आ जाओ रियल लाइफ पे। पीएल होंडा नाम सुना है? केएस मोटर्स नाम सुना है? आरके होंडा नाम सुना है? एक्चुअली हीरो ने अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाया, हीरो का नाम तो सुना है ना? फिल्म के हीरो की बात नहीं कर रहा हूं, हीरो एक कंपनी है उसकी बात कर रहा हूं। उसका मेन ऑफिस कहां है पता है आपको? पंजाब के लुधियाना में। इनका काम क्या था पहले? कॉटन बनाने का। कपास, कॉटन। कॉटन एक तरीके की सीजनल होती है, हर साल तो कॉटन मिलेगी नहीं तुम्हें, हर पूरे साल भर तो मिलने वाली नहीं है। तो इन्होंने बोला हमारी लेबर फालतू बैठी है, तो इन्होंने उन फालतू लेबर से पहले बनवाना स्टार्ट की साइकिल। पहले हीरो की क्या आती थी? साइकिल। इन्होंने देखा साइकिल हमारी बहुत अच्छी चल रही है, पर इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इन्होंने सीधा कांटेक्ट किया जापान की एक कंपनी जिसका नाम था होंडा। हीरो को नॉलेज थी इंडियन कंपनी की, इंडिया के अंदर क्या चलेगा? होंडा के पास क्या थी? टेक्निक। तो इन्होंने बाइक बनाना स्टार्ट की, जिस कंपनी बनी, कंपनी कौन सी बनी? हीरो होंडा। पूरे मार्केट में बाइक सेल हुआ करती थी। अब हीरो अलग हो चुका है, होंडा अलग हो चुका है। हीरो का बेस कहां है? लुधियाना के अंदर। ये ऑल ओवर इंडिया हर जगह बाइक को क्या करता है? सेल करता है। कट कर दो। हीरो क्या करता है? ऑल ओवर इंडिया बाइक को सेल कर सकता है। क्या ये खुद जाएगा क्या हर जगह पे? नहीं। ये क्या करता है? लोगों को एजेंसी देता है। क्या देता है? एजेंसी। जैसे राजस्थान के जयपुर के मानसरोवर के अंदर इसकी एजेंसी किसने ले रखी है? आरके हीरो मोटर्स ने। स्पेस लिया, उसका रेंट पूरा कौन पे करेगा? हीरो वाला पे करेगा। आरके वाले के जितने भी एम्प्लॉइज हैं सबको सैलरी कौन देगा? हीरो देगा। बस आरके वाले का काम क्या है? वहां आकर के बैठना है, बैठ करके जितने भी प्रोडक्ट की सेल करेगा उसके ऊपर इसको क्या मिलेगा? फिक्स परसेंट कमीशन का मिलेगा। तो जितनी भी बाइक्स की, जितनी भी कार की आप लोग एजेंसीज देखते हैं, वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस होती हैं? कंसाइनमेंट के बेस पे होती हैं। आ गई बात समझ में? राम यहां क्या हुआ? प्रिंसिपल। श्याम यहां क्या हुआ? एजेंट। पूरी प्रोसेस तो कंसाइनमेंट है। राम प्रिंसिपल। तो यहां पे प्रिंसिपल को बोला जाता है कंसाइनर, और एजेंट को क्या बोला जाता है? कंसाइनी। और ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? कंसाइनमेंट। ये क्या थे?
फीचर्स, सेल को इंक्रीज किया, रिस्क टेकन बाय कंसाइनर, एक्सपेंसेस बियर बाय, भैया पहले पेमेंट तो एक्सपेंसेस का कंसाइन ही करेगा, लेकिन रिटर्न में कौन देगा? कंसाइनर। एजेंट को क्या मिलेगा? प्रिंसिपल को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। बात आई क्या समझ में? डायग्राम के साथ नोट करना है। किसका है? हो गया सभी का ये? कंफर्म? चलो आगे। लिखेंगे अ फॉर्म ऑफ बिजनेस in which an agent is appointed by the principal for the motive to increase in sale, where whole risk is taken by principal and agent. In return, get
some commission that business is known as consignment. प्रिंसिपल कहलाता है कंसाइनर, एजेंट एंड सेल्स। एजेंट को हम लोग कहते हैं कंसाइनी, और जो सेल्स होती है उस सेल्स को बोलते हैं कंसाइनमेंट सेल्स। डन। देखो फीचर्स एंड करो कॉपी। देखो फीचर्स एंड करो कॉपी। हो गए? कहां की है? कहां करी है? डन। चलो मैं आगे। फिर से एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एक है श्याम। श्याम अपना बिजनेस चलाता है, या मान लो एक्स। एक्स अपना बिजनेस चलाता है जयपुर में। इसने क्या किया? बिजनेस को इंक्रीज करने के मोटिव से अपने एक दोस्त को जोधपुर के अंदर, वाई को जोधपुर के अंदर अपॉइंट किया एज अ एजेंट, और इसको भेजे कूलर। तो कूलर को मार्केट में क्या करना? सेल करना। सेंड किए कूलर, ये होती है स्पेलिंग LE, कूलर भेजे। ठीक है। रिटर्न के अंदर इसको क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। अब इसने बोला देख भाई, मैं तेरे को
तो रिटर्न में मुझे क्या दे देना, सेल का अमाउंट दे देना, राइट। मैं तेरे को 100 कूलर सेंड कर रहा हूं, इसके अंदर दो कैटेगरी के कूलर है, एक है ए कैटेगरी का, एक है बी कैटेगरी का। ए वाला जिसकी कैपेसिटी 1000 किलोवाट की है और बी वाले की कैटेगरी 1200 किलोवाट की है, ठीक है। इसको सेल करना है 4000 रुपए में, इसको सेल करना है 6000 रुपए में, राइट। अब ये फोन पे बताएगा क्या? नहीं ना। जब ये गुड्स को इसके पास सेंड करेगा, इस डिटेल के लिए, इस सारी की सारी डिटेल के लिए एक डॉक्यूमेंट भेजेगा। क्या भेजेगा? एक डॉक्यूमेंट भेजेगा, जिस डॉक्यूमेंट के अंदर उसकी क्वालिटी, उनकी क्वांटिटी, सुनना, क्वालिटी, क्वांटिटी, रेट, सेल प्राइस, सब कुछ क्या होगा? लिखा हुआ। ये बेचने वाला कौन है? कंसाइनर। किसको बेच रहा है कंसाइनर? कंसाइनर ने ये पूरी की पूरी डिटेल किसको दी? कंसाइनी को। और उस डिटेल के बदले उस डिटेल को क्या करेगा? किसी एक डॉक्यूमेंट के अंदर भेजेगा। उस डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलते हैं परफॉर्मा इनवॉइस। बात आ गई क्या समझ में? परफॉर्मा इनवॉइस कि ये जो पूरी की पूरी डिटेल है ये किसके अंदर जाएगी? परफॉर्मा इनवॉइस में। क्या इन अच्छा वाइस लिख दिया क्या? नहीं नहीं, सही है, सही कह रहा है वो। चीजों को गलत क्यों करें अपन भी? परफॉर्मा इनवॉइस। जो कूलर भेजे थे उन कूलर को बोलते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। जितने गुड्स सेल कर दिए जाएंगे उनको बोलेंगे, ये तो बता ही दिया मैंने अभी तुम लोगों को, कंसाइनमेंट सेल। लेकिन एक बात बताओ, इसने गुड्स सेल किया, सेल अमाउंट इसको देगा, ये बोलेगा देख भाई गुड्स को मैंने सेल किया, उनकी रेट इतनी थी, मैं तेरे को पैसे भेज रहा हूं, लेकिन इसमें से सबसे पहले मैं क्या माइनस कर दूंगा? मेरा कमीशन माइनस करूंगा। मैंने जितने भी एक्सपेंसेस पे किए, तूने कहा था वो सारे एक्सपेंसेस मैं बियर करूंगा, तूने अभी तक वो एक्सपेंसेस मुझे दिए नहीं है, तो मैं उसका भी अमाउंट क्या कर रहा हूं? इसके अंदर से डिडक्ट कर रहा हूं। बाकी पूरा का पूरा बैलेंस मैं तुझे क्या कर रहा हूं? सेंड कर रहा हूं, राइट। अब क्या हुआ? कंसाइनी ने सेल्स, उसमें से कमीशन माइनस करके, उसमें से अपने एक्सपेंसेस माइनस करके जो बैलेंस बचा, इन सभी के लिए इसने भी क्या बनाया? एक डॉक्यूमेंट बनाया। इस डॉक्यूमेंट को किसको दिया? कंसाइनर को दिया। कंसाइनी ने डॉक्यूमेंट किसको दिया?
कंसाइनर को, जिसके अंदर डिटेल थी सेल्स की, कमीशन की, एक्सपेंसेस की और बैलेंस की। उस डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलते हैं अकाउंट्स सेल्स। बात आई समझ में सभी को? इसके अंदर हमें कितने डॉक्यूमेंट चाहिए? दो, परफॉर्मा इनवॉइस और दूसरा अकाउंट सेल। परफॉर्मा इनवॉइस कौन किसको बेचता है? कंसाइनर कंसाइनी को। अकाउंट सेल कौन किसको बेचता है? कंसाइनी कंसाइनर। बात आई समझ में? राइट, इसको नोट करो। यस, कौन सा एग्जाम्पल? हाँ, इसी को तो नोट करने के लिए बोला है मैंने। ड्राइंग बोल लो बेटा, लेकिन मैं सिंपल सी बात है, जब रिवीजन करने बैठूंगा ना तब ज्यादा मजे आएंगे। क्यों आएंगे? जल्दी जल्दी अपन रिवीजन पहुंच जाएगा इसका। इसको बोलते हैं, तुम्हें भी आएंगे बेटा, पढ़ने में भी, कॉपी देखने में भी मजे आएंगे कि हाँ भाई डायग्रामेटिक है, जल्दी से याद हो जाएगा। ये दो चाटे खाएगा, रख दे इसको, जब तो हो जाएगा। अभी ले जाऊं? बंद कर, इसमें अंदर रख। हो गई है? ये परफॉर्मा इनवॉइस, ये अकाउंट सेल्स। हो गई है बेटा? मैं बोल रहा हूं ये सीधा क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कंसाइनर जब डॉक्यूमेंट बेचता है तो उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, कंसाइनी बेचता है तो उसको क्या बोलते हैं? जल्दी से। डन, चले आगे। चलो,
इसमें हवा बोलेगा लेफ्ट लेफ्ट को मैं बताऊं कैसे अच्छा इसी को भी घर से निकले घर पे तो भी उठा छोटे बच्चे बोलते ना मेरा घर पे जाके कॉपी करेंगे अभी तो समझ में आ गया सर को भी यही बोलते हैं छोटे बच्चों जो नर्सरी एलकेजी में होते हैं ना वही हरकत ही है तो वहां पे सर नहीं पढ़ाते चलो एजेंट को क्या मिलता है कमीशन देखो बेटा इस चैप्टर के अंदर जब अपन कमीशन के बारे में बातचीत करेंगे तो कमीशन है 3 तरीके के सबसे पहला नॉर्मल कमीशन समझना कंसाइनर ने कंसाइनी को 100 कूलर भेजे बोला एक को 4000 में सेल कर देना कंसाइनी ने 60 कूलर सेल किए 4000 के टोटल हो गए 2,40,000 तो कंसाइनर ने बोला था कि जितने भी तू कूलर सेल करेगा उसका 10% तेरे को कमीशन मिलेगा 2,40,000 का कितना हो गया 24,000 ये सारे के सारे कूलर बेचे गए थे कैश में अगले दिन कंसाइनी ने जो बचे हुए 40 कूलर थे वो भी बेच दिए 4,000 में लेकिन वो किस में बेचे थे क्रेडिट में कितने हो गए 1,60,000 इसका कमीशन हुआ 10% कितने रुपए लेकिन हुआ ऐसा ये क्रेडिट में बेचे थे पैसे आए ही नहीं 1,60,000 रुपए नुकसान हो गया नुकसान किसका क्योंकि रिस्क सारी किसकी कंसाइनर ने बोला एक तो तूने सेल की 24,000 तेरे को कमीशन 16,000 और कमीशन बल्कि तूने मेरे को 1,60,000 का नुकसान एक्स्ट्रा करवा दिया आज से तो क्रेडिट सेल नहीं करेगा मैं तेरे को क्रेडिट सेल नहीं करने दूंगा क्योंकि इससे मुझे क्या होता है लॉस होता है बट चाहे इसने कैश में सेल किया चाहे इसने क्रेडिट में सेल किया इसका कमीशन तो फिक्स था ना तो नॉर्मल कमीशन ओवरऑल किसके ऊपर मिलता है सेल्स के ऊपर नुकसान होने के कारण इसका कमीशन केवल कितना रह गया 24,000 अगर क्रेडिट पे सेल करता तो टोटल कमीशन कितना होता 40,000 1 महीना निकला 2 महीने निकले 3 महीने निकले ये भाई साहब कौन से भाई साहब कंसाइनी भाई साहब कंसाइनर के पास पहुंचे बोला देखो सेल तो अच्छी चल रही है बस आप एक परमिशन दे दो कि मटेरियल को मैं किस पे सेल कर लूं क्रेडिट पे उसने बोला भैया क्रेडिट पे अगर बैड डेट्स हो गई मेरे को बियर करनी पड़ती है जितने की सेल तू करके दे रहा है उतना ज्यादा मेरे को लॉस हो रहा है इसलिए मैंने मना कर रखा है कंसाइनी ने बहुत मनाया नहीं माना वो घर वापस आ गया अगले दिन गया बोला मेरे को क्रेडिट सेल करने की परमिशन दे दो अगर बैड डेप्स होगी उसको मैं बियर करूंगा बोला इससे बढ़िया क्या बात है ले जा वो बाहर आया बोला कि अगर फ्यूचर में 1,60,000 का नुकसान मुझे हो गया तो 40 का कमीशन आ रहा है 1,60 का नुकसान नेट लॉस 1,20,000 रुपए का अब वापस गया बोला मालिक देखो आपकी सेल बढ़ रही है क्रेडिट से बैड डेप्स हो रही है मैं बियर कर रहा हूं बैड डेप्स की रिस्क किसकी मेरी तो उसके बदले मुझे एक्स्ट्रा कमीशन मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए मिलना चाहिए केवल किस वाले पार्ट के लिए क्रेडिट वाले पार्ट पे बैड डेप्स वाला जो क्रेडिट सेल है तो इन्होंने बोला कि एक कमीशन और होता है जिसको बोलते हैं
डेल क्रेडिटर कमीशन, जो कि केवल और केवल किस पे मिलता है? क्रेडिट सेल्स पे। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से ये ध्यान रखना है, बट क्वेश्चन के अंदर अगर आपको बोल दे डेल क्रेडिटर कमीशन 10%, तो हमेशा किस पे निकालना है? टोटल सेल पे। वैसे मिलता क्रेडिट पे है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो डेल क्रेडिटर हमें किस पे देना है? टोटल सेल पे। बात आई क्या समझ में? नॉर्मल भी टोटल पे, डेल क्रेडिटर वैसे तो क्रेडिट सेल पे मिलता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना दे रखा हो तो किस पे किया जाता है? टोटल सेल्स पे। आई बात समझ में? ठीक है। कंसाइनर ने बोला था गुड्स को बेचना 200 रुपए में, सॉरी कूलर को कितने रुपए में बेचना? 4000। मैंने अपनी स्पेशल स्किल्स दिखाते हुए इनको सेल कर दिया 6000 रुपए का एक। कंसाइनर को एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितने रुपए का? 2000। 2000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट किसके कारण हुआ? कंसाइनी के कारण। वो बोलता है भैया सब छोड़ो, ये 2000 की एक्स्ट्रा सेल करवाई ना, तो इसके अंदर तुम्हें 1 लाख रुपए का 2 लाख रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, उस 2 लाख में से भी मेरे को कुछ दो। जितनी एक्स्ट्रा सेल हुई है उस एक्स्ट्रा सेल पे भी मुझे क्या दो? पैसा। तो उस एक्स्ट्रा पैसे को हम लोग बोलते हैं ओवर राइडिंग कमीशन। ये किस पे मिलता है? एक्सेस सेल्स पे। तो इस चैप्टर के अंदर मैं आप लोगों को 3 कमीशन पढ़ाऊंगा, नॉर्मल, डेल क्रेडिटर और ओवर राइडिंग, राइट, जिनकी चर्चा करेंगे अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।